बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। तो करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको 11-12 क्वेश्चन करा दिए थे। वहीं से मैं शुरुआत करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वहीं से समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 50 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार किस तरह लिखा जाएगा? 1 5 करोड़, 2 50 लाख, 3 5 लाख या 500 लाख। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? 50 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार किस तरह से लिखा जाएगा? ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम सही होगा। और कौन सा होगा मुझे अंदाजा लग रहा है कि आप कौन सा उत्तर देने वाले हैं। और आपने सोचा और आपने दिया पक्का डी, लेकिन यह गलत जवाब है। दिस इज रॉन्ग। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत जवाब है। और मुझे दिया है ए ऑप्शन बिल्कुल सही, दैट इज 5 करोड़। क्यों? समझिएगा, आप सभी जानते हैं 1 मिलियन बराबर कितना है? 10 लाख के बराबर होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मिलियन क्या होता है? 1000 के, जहां पर के का वैल्यू कितना है? 1000। यानी अगर मैं 1 मिलियन की बात करूं तो मतलब क्या है? 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी 1 के आगे 6 जीरो। ठीक है ना? तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 10 लाख। तो 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर होता है। तो 50 में कितना होगा? अपने 50 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 50 लाख हो गया। समझ रहे हो? 1 मिलियन 10 लाख हुआ ना। 1000 के मान लो, या फिर 10 लाख में 10 में 1 लाख की गुणा कर दो तो 50, 1 मिलियन 5 की गुणा कर दो तो 50 लाख हो गया ना सीधा। ये 500 लाख हो गया। आपने कहा 500 लाख हो गया। अब ये 500 लाख मुझे बताओ कौन सी गिनती में आता है? इकाई दहाई सैकड़ा में 500 लाख नहीं आता, इकाई दहाई सैकड़ा में लाख और 10 लाख आता है। तो हमारी संख्या पद्धति में हम 500 लाख नहीं पढ़ते, हम 500 लाख को क्या पढ़ते हैं? 5 करोड़ पढ़ते हैं। याद है? तो राइट ऑप्शन 500 लाख नहीं होगा, 5 करोड़ होगा, 5 करोड़। ओके, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। इसको नहीं लगाएंगे, गलत लिखा है ये। एक और सवाल आपके सामने, चलिए तो देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, एक और आपके सामने सवाल। एनसीएफ 2005 में दी गई गणित की लंबी आकृतियों से क्या अभिप्राय है? ये आपको प्रश्न बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब सही मिलेगा। एनसीएफ 2005 में दी गई गणित की लंबी आकृतियों से क्या अभिप्राय है आपका? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, या फिर एक अवधारणा के आधार पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना। इनमें से कौन सा काम आप लोग करने की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन आपके सामने है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में दी गई लंबी आकृतियों से क्या अभिप्राय है? देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ए, बी, सी या डी? एनसीएफ के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता दूं, मैं एकदम अच्छा हूं। मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 की, तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणित की जो लंबी आकृतियों से अभिप्राय है वो क्या है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना ना, गणित देखिए ना, नहीं और हाँ, ये वाला डबल वाला सही। एनसीएफ के अकॉर्डिंग गणित की लंबी आकृतियों का मतलब क्या है? कि आप एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा को जन्म दे रहे हैं। कैसे? आपने एक ये बनाया आयत, आपने कहा ये एक आयत है, और इस आयत का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है? इसमें एक आकृति है। जैसी इस आकृति को मैंने एक्सपेंड किया, जैसी इस आकृति को मैंने बड़ा किया, ये कुछ ऐसे हो गई। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब इसमें क्या हो गए? अब इसमें दो, एक और दो, इसमें दो ट्रायंगल का निर्माण हो गया। अब यहां पर दो ट्रायंगल हो गए। ओके, तो ये दो ट्रायंगल हो गए ना। तो यानी एक आयत में उसको बड़ा करने से क्या बने? दो ट्रायंगल और बन गए, त्रिभुज और बन गए। तो यानी एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण हुआ, एक कॉन्सेप्ट पर दूसरे कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ। इसलिए राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं जी।
एक और सवाल ये रहा आपके समक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 1 होता है, 2 यौगिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। इनमें से आपका जवाब क्या होगा? मैं चाहूंगा मुझे जवाब मिले तेजी के साथ। ओके, तो अब देखते हैं सवाल का मीनिंग, आप लोग मुझे क्या ऑप्शन बताते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन बता रहे हैं मुझे, चलो देख लेते हैं ये आखिरकार ये है क्या। ये पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, पहले इनको देख लेते हैं, है ना। ये क्या होती हैं तो समझ लो। ये आपकी एक नंबर लाइन होती है ऐसी, इस पर जो संख्याएं लिखते हो ये 0 होता है ना। तो पूर्णांक संख्याओं को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्या होती है कुछ इस तरह से होती है, माइनस का n या माइनस माइनस, मैंने n लिख दिया लास्ट वाला, डॉट 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 डॉट, -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 अप टू n, ऐसी होती हैं। यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। लेकिन जब आप इसमें से इनको अलग अलग करते हो, जैसे आपने i प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को एक तरफ निकाला और नेगेटिव इंटीजर्स को आपने एक तरफ निकाला, तो याद रखिएगा कि जब आप पॉजिटिव को निकालते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स यहां आ जाते हैं, और जब नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर्स को निकालते हैं तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं यहां पर। याद रहेगा। तो दोनों में कुछ कॉमन, आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है, दोनों में प्रॉब्लम क्या है? दोनों में क्या प्रॉब्लम है आप देख पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव ने भी इस 0 को तलाक दे दिया और इस नेगेटिव ने भी इसको छोड़ दिया। ये तो ये हुआ कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव नाम के 2 लोगों की 2 शादी हुई, दोनों के बच्चा हुआ जिसका नाम 0 रखा गया। अब 0 को क्या करें? अब 0 को जब दोनों का लड़ाई हो गया तो दोनों को तलाक हो गया। जब दोनों को तलाक हुआ तो 0 को ना ही तो इस पॉजिटिव ने रखा, 0 को ना ही नेगेटिव ने रखा, तो 0 को बाहर निकाल दिया गया। अब जब 0 को बाहर निकाला गया तो ये तो बड़ा बुरा हुआ, तो 0 रोने लगा बैठ के। तभी ऊपर से प्रभु आए, बोले बालक जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद तू सब संख्याओं से पहले आएगा और आज से तू पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा आशीर्वाद देके चले गए। तो इस 0 के साथ जितनी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया पूर्ण संख्याएं। तो 0 को ना ही तो ये रखता ना ही ये रखता। अब सवाल देखते हैं, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या आप सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या को ज्ञात कर सकते हैं? आपने कहा कर सकते हैं भैया, ज्ञात किया जा सकता नहीं किया जा सकता, हम तो ज्ञात कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या 1 है, वो भी माइनस का। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है? 1 माइनस का, क्योंकि बाकी -1 -2 माइनस जितना भी बड़ा होता जाएगा छोटा होगा। इसको तो मैंने कर सकता हूं, ये तो गलत लिखा है। दूसरा, सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगा सकते? सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो +1 है, इसका भी लगाया जा सकता, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 1 होता है। विषम संख्या होती है 1 3 5 7, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, हमारा अंतर तो 2 आ रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं 1 आ रहा, गलत है तो हमला, कुछ तो गड़बड़ है ना, ये गलत लिखा है। क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है, गलत है। और यही कौन सा कथन सत्य है? ये गलत लिखा है, हमारा तो 2 आ रहा है। अब देखते हैं, 2 यौगिक संख्याएं सह अभाज्य हो सकती हैं। यौगिक का मतलब कंपोजिट नंबर्स, जैसे ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे हमने कहा यौगिक 4 हो गया, 9 हो गया,
दोनों यौगिक है ना। देखो यहां उसने दिया है कैन बी, हो सकती हैं, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। 4 भी एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या, लेकिन दोनों क्या है, को प्राइम है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें सही स्टेटमेंट है। शायद आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का सवाल है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरह का सवाल, याद रहेगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाएं तो चलो एक और सवाल की तरफ देखते हैं और जानते हैं एक और सवाल आपसे क्या कहता है। परिमोत्तर प्रश्न 9-5 बराबर क्या के लिए संबंधित मुक्तोत्तर प्रश्न है, क्या है। ए क्वेश्चन है ए वाला, 4 प्राप्त करने के लिए 9 में से क्या घटाया जाए। 4 प्राप्त करने के लिए 9 में से क्या घटाया जाए। बी, ऐसी 2 विषम संख्याएं लिखिए जिनका अंतर 4 हो। अगर 5 को एक संख्या में से घटाया जाता है तो 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। 2 संख्याओं का अंतर 4 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो आपको बताना है। फाइनाइट क्वेश्चन 9-5 हैव ए रिलेटेड पोस्ट क्वेश्चन, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो नॉन ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर व्हाट इज द राइट आंसर। ओके लेट्स सी। और जवाब आपके धीरे धीरे हौले हौले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो इनमें से परिमोत्तर यानी एक फाइनाइट यानी फिक्स्ड क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड, इसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है 9-4 5 इज इक्वल टू व्हाट। इसके लिए रिलेटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको शायद पता होगा, यहां पर आपने ऑप्शन देने शुरू कर दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, शायद आप सभी को पता होगा ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये क्या होते हैं, मैं पहले लिख दूं, और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड क्या है। ओपन एंडेड को खुला अंत या फिर मुक्तोत्तर प्रश्न भी कहा जाता है। क्लोज एंडेड को परिमोत्तर प्रश्न या बंद अंत वाला प्रश्न भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम, किसने बोला ओपन एंडेड। ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उससे पहले क्लोज एंडेड जान लो, जिन क्वेश्चन का, जिन प्रश्नों का सटीक एक ही आंसर हो। जैसे मैंने कहा 4 + 6 बराबर क्या। अगर 4 और 6 को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपने कहा सर 10 मिलेगा। इसके अलावा कोई 12 मिल जाए 4 और 6 को जोड़ने पर, नहीं मिल सकता ना। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका फिक्स एक ही आंसर होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड, वहां सिर्फ एक ही आंसर होगा। अब बात करते हैं ओपन एंडेड की, जिन क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स मिल जाएं और सारे ही ठीक हों। जैसे मैंने कहा 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या लिखो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, यानी राइट ए प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10। तो आप बोले ठीक है लिख देते हैं। तो आप, एक बच्चे ने बोला सर मैं लिख देता हूं, एक बच्चे ने लिखा 2, दूसरा बच्चा बोला सर मैं लिखता हूं 3, एक तीसरा बच्चा बोला सर 5, एक चौथा बच्चा बोला सर 7। तो ये चारों ही ऑप्शन आंसर सही है ना, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा गया जिसके चारों ही ऑप्शन ठीक थे और चारों ही सही है, तो आप सबको गलत नहीं कर सकते ना। तो दैट इज वाई इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड। तो समझ में आया, जब किसी क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर आपको मिल जाएं और सारे ही ठीक हो तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। ओके, वन मोर क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। 4 प्राप्त करने के लिए 9 में से क्या घटाएंगे, 9 में से क्या घटाया जाए कि ये 4 हो जाए। आपने कहा सर 5 घटा दो, तो 9 में से 5 जाएगा तो फिक्स 5 है ना, तो ये तो क्लोज एंडेड हो गया, इट्स क्लोज एंडेड। ऐसी 2 विषम संख्या लिखी जिनका अंतर 4 हो। आपने कहा ओके, आपने 9 में से 5 जाएंगे 4, एक बच्चा बोला ठीक है जी, दूसरा बच्चा बोला सर जी ये तो ऐसे भी हो सकता है 7 में से 3 जाएंगे 4। बोला हाँ भाई तुम भी सही कह रहे हो। एक बोला सर जी ये तो 2 आंसर मिल गए एक ही सवाल के। उसने बोला कोई 2 विषम संख्याएं लिखो। बोला जी 13 माइनस का 7 भी लिख सकते तो भी 4 आएगा। तो बच्चा एक से ज्यादा उत्तर दे सकता है ना, एक से ज्यादा उत्तर दे सकता है ना। तो उसी बच्चे को जो एक से ज्यादा उत्तर दे वही ओपन एंडेड है। तो यही इसका ओपन एंडेड है। इसको देख लेते हैं। अगर 5 को एक संख्या से घटाया जाता, अगर 5 को तो
उत्तर 9 होता, संख्या बताओ। एक संख्या x थी, उसमें से 5 घटाया तो उत्तर 4 आया, तो x का वैल्यू कितना हो गया? आपने कहा 9 फिक्स है ना, 9 ही आएगा ना। ये तो एक आंसर मिला ना, क्लोज एंडेड हो गया। दो संख्याओं का अंतर 4 है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 4 है। मैंने कहा चलो x माइनस वाई बराबर 4। उसने कहा यदि एक संख्या 5 है, ये संख्या 5 है तो 4, तो x बराबर कितना हो गया? आपने कहा 9, ये भी क्लोज एंडेड है, एक ही आंसर आएगा फिक्स। तो जिन सवालों के फिक्स्ड आंसर आए एक ही, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम क्लोज एंड, और जिनके मल्टीपल आंसर है ओपन एंड। तो मैं बी में सिचुएशन मिली। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, दीजिएगा जवाब, ठीक है? तैयार है सब लोग? ओके, वन मोर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर प्रश्न है? अब जल्दी से आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर प्रश्न के रूप में माना जाता है? बहुत बढ़िया। 13 माइनस 7 मत करो, 11 माइनस 7 कर दो। स्वाति 11 माइनस कुछ भी लिख लो, स्वाति ने कुछ भेजा है, इसको 13 माइनस 7, अच्छा इसको मैं 9 कर दे रहा हूं, इट्स 9। ओके, द मीनिंग इज दैट अंतर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर प्रश्न है? कोई ऐसी दो संख्याएं लिखी जिनका गुणनफल 45 है। 3 गुणा 15 ज्ञात करने के लिए एक संख्या रेखा का प्रयोग कीजिए। 15 से 13 को हल कीजिए। आप 15 से 13 को गुणा कैसे करेंगे? सवाल आपके सामने है, तो मैं चाहूंगा जवाब मिले। क्या आपका आंसर? देखता हूं मुझे क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। कोई ऐसी दो संख्या लिखे जिनका गुणनफल 45 है। 3 गुणा 15 ज्ञात करने के लिए एक संख्या रेखा का प्रयोग कीजिए। 15 से 3 को हल कीजिए। आप 15 से 3 को गुणा कैसे करेंगे? तो राइट ऑप्शन का इंतजार, देखते हैं क्या मिलता है। पहला सवाल लेते हैं, कोई ऐसी दो संख्या लिखी जिनका गुणनफल 45 हो। नीचे चलते हैं। आप 15 से 3 को गुणा कैसे करेंगे? आपने 15 में 3 की गुणा कर दी, 15 थी 45, आंसर फिक्स है। 15 से 3 को हल कीजिए। आपने कहा 15 से 3 को, 15 में 3 जोड़ दो, 18, ये भी हल हो गया। 3 गुणा 15 ज्ञात करने के लिए, अब 3 में 15 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 45। इसको संख्या रेखा पर दिखा दो तो 43 को एक बार ही दिखा पाओगे। बात करते हैं, कोई ऐसी दो संख्याएं लिखो जिनका मल्टीप्लाई कितना हो? 45 हो। ओके, बच्चे बोले सर एक तो यही हो गई, 1 गुणा 45, एक बच्चे ने लिखा, सही तो है। दो संख्याएं, दोनों का मल्टीप्लाई करके 45 आ रहा है। दूसरा बोला ठीक है सर 3 गुणा 15 भी लिख सकते हैं इसको, तो हम दो संख्या लिख दी, 3 गुणा 15 45। तीसरा बोला सर 5 गुणा 9 भी तो लिख सकते हैं, बोले हाँ भी ठीक है। यानी आप एक प्रश्न को उत्तर 3 तरह से दे सकता है बच्चा। अगर वो बोले कि दो संख्याएं लिखो जिनका गुणनफल 45 हो, तो बोला ठीक, एक के बच्चे ने लिखा 1 45, एक ने लिखा 3 15, एक ने लिखा 3 5 9, लिख सकते हैं ना सारे। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? इसी को बोलते हैं ओपन एंडेड। ये ओपन मुक्त उत्तर है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सेशन को भाई लाइक करो जल्दी से, लाइक नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब सारे बच्चे लाइक सेशन इतना बेकार, ऐसे कैसे करोगे भाई? जल्दी से लाइक करो और शेयर भी करो आगे वीडियो को तेजी के साथ, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करो, ठीक है? एक और सवाल ले लेते हैं फिर। तो रेशमा ने फल विक्रेता से 2 दर्जन केले खरीदे। अगर एक केले की कीमत 2 रुपए 25 पैसा है, तो 2 दर्जन केलों का कीमत क्या होगा? 540, 54, 4.5 रुपए या 5 रुपए 40 पैसा? इतना आसान सवाल है। रेशमा परचेज 2 डजन ऑफ बनानास फ्रॉम फ्रूट सेलर। इफ ए बनाना कॉस्ट रुपीज 2.25, what will be the cost of 2 dozen bananas? Yes, दीजिएगा आंसर। ओके, क्लियर? So what is the right answer? ए, चलो देख लेते हैं। रेशमा ने फल विक्रेता से 2 दर्जन केले लिए। कोई बात नहीं, 2 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 दूनी 24, 2 गुणा 12, तो 24 रुपए के केले लिए ना उसने। 24 के तो लिए? बोले हाँ जी, 24 केले लिए। एक केले की कीमत कितनी है? 2 रुपए 25 पैसा। तो कुल कितने के हो गए?
तो 2 दर्जन केले की कीमत बता, गुणाई तो करनी थी। तो आपने क्या काम किया, 24 पंजे 120, हासिल लगे 12, 24 दूनी 48 और 12 60 का 6, 24 पंजे 120, हासिल लगे 12, 24 दूनी 48, 2 50 और 10 60, 6 और 24 दूनी 48 और 6 54, 8 6 14, तो कितने का आ गए, 54 रुपए के। तो भैया वो 2 दर्जन केले 54 रुपए के थे। तो केला ले लो, केला ले लो, मीठा वाला केला 27 रुपए दर्जन। भाई साहब ऐसी आवाज लगा रहे होंगे, 27 रुपए दर्जन केले थे वो, 2 दर्जन 54 रुपए के आए। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात, बहुत ही बढ़िया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आ रही होगी। तो एक और सवाल लेते हैं, आसान सवाल था। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, निम्न में कौन सा प्रश्न मुक्तोत्तर प्रश्न है। एक और सवाल, अब देखिएगा यहां पर आप सवाल को पढ़ेंगे और आसानी से मुझे इसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले वर्ग के परिमाप के समान है। आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के समान है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। भैया लाइक वाइक बढ़ाओ यार, लाइक बड़े मुझे दिख नहीं रहे, बड़ा मुझे लाइक इतना कम क्यों, बच्चे इतने सारे लाइक कितने से, बस ऐसा कैसे काम चलेगा। इन्हें बढ़ाओ यार, कम से कम 25-30 तक तो पहुंचा दो। ऐसा कैसे कर रहे हो भैया। ठीक है, अब देखो, अब इतना बड़ा प्रश्न है तो करें क्या, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। जल्दी से आप क्वेश्चन को पढ़ो, मैं सामने से हट जाता हूं, जल्दी बताइएगा आंसर। इज इट क्लियर। तो देखते हैं, अगर आपको सवाल इस तरह से मिल जाए, अगर आपको सवाल इस तरह से मिल जाए तो करना क्या है। पहले मैं आपको एक सवाल समझा देता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, एक आयत का परिमाप, एक आयत है ये रहा, पहले समझ लो सवाल को जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप, एक वर्ग है ये, इसकी भुजा 6 है। तो आप सभी जानते हैं जो परिमाप 6 सेंटीमीटर वाली भुजा के बराबर है। तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि भाई वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 है ना, तो 4 गुणा 6 बराबर 24, तो 24 यहां पर आपको मिल जाता है। तो इस आयत वर्ग का परिमाप 24 है, तो इस आयत का परिमाप भी तो 24 हुआ ना। तो ये जो आयत है इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है, ये भी 24 ही है। इज इट क्लियर। एक बार यानी एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 12। तो आपने इस प्रॉपर्टी का एक इक्वेशन बनाया। आगे कर रहे हैं, आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 6 सेंटीमीटर कम है। अब जो आयत की चौड़ाई थी ये तो ये एल थी, तो ये एल से 6 कम थी, तो मैं बी की जगह पुट कर दूं, एल प्लस एल माइनस का 6 बराबर 12, यानी 2l इज इक्वल टू 18 और l इज इक्वल टू 9। तो यानी l का वैल्यू 9 है, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो यानी इसकी लंबाई कितनी है, 9, चौड़ाई कितनी है, 3। 9 और 3 फिक्स्ड है, कुछ चेंज नहीं कर सकते आप इसमें। क्या कुछ चेंज कर पा रहे हो आप, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सिंपल 9 और 3 ही आएगा। तो यानी ये तो क्लोज एंडेड हो गया, वो पूछ रहा ओपन एंडेड। दूसरे की बात करते हैं, एक आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप समान है। आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। देखो आप एक चीज नोट करना, इस वाले बी पोर्शन में क्या देख पा रहे हैं आप कि भैया यहां पर बोला है आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, और आयत का लंबाई चौड़ाई क्या होगी अगर उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है। कंडीशन नहीं है, तो एक क्वेश्चन हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा अगर उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कंडीशन दी है। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज बी क्लोज एंडेड क्वेश्चन कन्वर्टेड टू द क्लोज एंडेड क्वेश्चन इफ इट हैज कंडीशन। कंडीशन कर दी। अब सब में देखो यहां पर कंडीशन नहीं थी, इसमें देखो इसमें भी कंडीशन दी है, 2 सेंटीमीटर कम है,
लंबाई चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। तो इसमें कंडीशन नहीं है। इस वाले में देखो एक आयत की लंबाई इतनी तो आ गई कि l प्लस बी बराबर 12। अब बच्चा पूछेगा क्या क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। बालक बोला भाई क्योंकि वहां कंडीशन दी है कि ये फिक्स्ड है, लेकिन यहां कुछ नहीं है, तो बच्चा बोलेगा जी माप तो ये हो सकती है, 1 11 भी हो सकता है, 2 10 भी हो सकती है, वहां पे 3 9 भी हो सकती हैं, 4 8 भी हो सकती हैं, 5 7 भी हो सकती हैं, 6 6 भी हो सकती हैं। तो इतनी सारी माप बता सकता है बच्चा, ठीक है ना। इसलिए राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 225 प्लस 25 गुना 24 डिवाइड बाई 25 माइनस 5 को सरल कीजिए। आपके सामने सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जवाब देंगे। तेजी से करेंगे सवाल, चाहेंगे जवाब, मिले मुझे क्या। जल्दी खींचो। ओके, तो क्या करें, सिंपल सवाल है। 225, अब 25 में 24 की गुणा करनी पड़ेगी ना पहले, तभी तो कुछ काम बनेगा। आप बोले ठीक है, तो 225 प्लस 25 में 24 की गुणा कर दें, तो आपने कहा ठीक है 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 60 600 हो गया, अपॉन 25 में से 20 आपने यहां कर दिए। भाई 25 में से 5 जाएंगे तो 20 बचेंगे ना, आपने लिख दिया। 20 से डिवाइड कर दें, 20 30 60 30, 200 में 30 और जोड़ दिया तो कितना होगा 255। राइट ऑप्शन इज डी। तो ये सवाल बहुत आसान से, इनको तो आप कर सकते हैं। कादम्बरी, रजनी, मनोहर, निर्मा, बीबा, वेरी गुड, दैट इज 2 to 5। आसान सवाल था, इजीली आपने समझा, इजीली आपने इसको कनेक्ट किया और आपको इजीली सवाल समझ में आ गया, दैट्स वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक नया सवाल क्या है आपके सामने। तो सवाल है ये रहा, पुनीत प्रकार के प्रयोग से दिए गए व्यास का व्रत बनाता है यदि यह निम्न में से कौन सी उपलब्धि को दर्शाता है। एक लड़का पुनीत है, वो क्या करता है, प्रकार के प्रयोग से दिए हुए व्यास का व्रत बनाता है, यह निम्न में से कौन सी उपलब्धि को दर्शाता है। स्वभाव लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, विषय वस्तु संबंधी लक्ष्य, प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य। इनको किसको दिखाता है ये आपको बताना है। पुनीत प्रकार के प्रयोग से दिए गए व्यास का व्रत बनाता है, या निम्न में से कौन सी उपलब्धि को दर्शाने की बात करता है। सो अब यानी पुनीत मेक सर्कल ऑफ डायमीटर गिवन बाय द यूजेस ऑफ कंपास, which of the following achievement does it represent? A, natural goals, social goal, content related goal और process related goal। तो यहां पर आ रहा है मुझे प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब मुझे मिला प्रक्रिया संबंधी लक्ष्य बहुत ज्यादा, और कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब ये नहीं है। अगर वो प्रोसेस रिलेटेड गोल की बात करता तो वहां पर व्यास नहीं होता। अगर वो बोलता कि व्यास बना दो व्यास, तो आप सिर्फ ये करते, छोटा गोला, बड़ा व्रत, प्यारा व्रत, थारा व्रत, महारा व्रत, कुछ भी बना दो जैसा आपका मन कर रहा हो, है ना। तो कुछ भी व्रत बना देता वो, तो वो व्रत होता प्रक्रियात्मक। क्या करना है कि यहां पर लगाना ऐसे और इसको कंपास लेके घुमा देना, कितना भी गोला बना दो, ऐसे बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला व्यास का, पर्टिकुलर डायामीटर का। अब डायामीटर क्या है, डायामीटर तो मैथमेटिकल टर्म हो गई ना, बालक को निर्धारित परिधि का वृत्त मिलेगा, दैट इज डायामीटर। अब जब डायामीटर बन गया तो ये बन गया गणित, और गणित हो गया विषय। तो अब ये विषयात्मक प्रॉब्लम हो गई, इसलिए ये विषय वस्तु संबंधी लक्ष्य नहीं, कंटेंट रिलेटेड गोल ये माना जाएगा। इज इट क्लियर? राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, नॉट डी। ठीक है, हाँ ये लाइक वाइक बढ़ाते रहो भाई, लाइक बड़े कम दिखते रहते हैं, लाइक बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ ओके, एक और, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 43.2 किलोग्राम बराबर 4320 ग्राम है। एक घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, 0.3040 और 0.3040 समान है। इसमें एक 0 और लगाओ, ऐसे समान है। 17 मिलीमीटर बराबर 1.7 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ
ओके, टाइम अप। समझते हैं सवाल। देखो सिमनी से चलते हैं। 17 मिलीमीटर की यहां पर बात की गई थी, चलो देख लेते हैं। देखो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो भाई 17 मिलीमीटर कितने के बराबर हो गया? हमने 10 का डिवाइड कर दिया, 1.7 सेंटीमीटर। दैट इज ओके, ये सही लिखा है। दशमलव के बाद क्रमिक यानी रेगुलर कॉन्जुगेटिव जीरोस का कोई भी पर्पस नहीं होता। आप चाहे इसको 0.3040000000 कुछ भी लिख लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको हटा देंगे इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। तो लगातार जीरो, जो क्रमिक जीरो आते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता। घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। अब ये घनाभ क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? ऐसी आकृति, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। कितने शीर्ष, कितने वर्टेक्स, कितने कोने हैं इसके अंदर? आपने कहा सर काउंट कर लेते हैं, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 6 7 एंड 8, 7 एंड 8। क्लियर? तो ये 8 कॉर्नर दिख रहे हैं ना आपको, दीज आर 8 कॉर्नर्स, इनको वर्टेक्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने बोला है 43.2 kg। भाई ग्राम में बदलना था, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा 1000 ग्राम। तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 43.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 4320 43,200 ग्राम होने चाहिए। और यहां पर क्या लिखा है? 4,320 ग्राम। तो जो गलत है, इसका ये क्या है? इसका मतलब लिखा है 4 किलो 32 ग्राम, जो कि गलत है। पहला वाला ही ऑप्शन रॉन्ग था। समझ में आ गई बात? क्लियर है साहब? ओके, बहुत बड़े। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जवाब। ये रहा एक और सवाल। बानी सामान्य और दशमलव भिन्नों, एक से छोटी और बड़ी दोनों को एक संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहती है। वह किस अवस्था में है? ए संक्रियात्मक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, मात्रात्मक अवस्था या फिर विभाजनात्मक अवस्था। बानी एक संख्या रेखा पर निरूपित करना जानती है, वह किस अवस्था में है? संक्रियात्मक, प्रारंभिक, मात्रात्मक, विभाजनात्मक। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। वो भी होगा, वो भी होगा, ऐड भी होगा और शॉर्ट भी बनेंगे। हर किसी में प्रमोशन भी होगा। दोनों बनेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। वेरी गुड। तो देखते हैं, बानी सामान्य और दशमलव भिन्नों में से एक से छोटी और बड़ी दोनों को एक संख्या रेखा पर निरूपित करना जानती है। तो बानी क्या करना जानती है? एक से छोटी संख्याएं कौन सी हैं, एक से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं, वो छोटे बड़े का अंतर स्थापित कर सकती है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और यही कारण है जिसको उसको ले जाता है संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको आप बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज। तो वो बानी जो है संख्या रेखा पर अब निरूपित करना जानती है, छोटी और बड़ी संख्याओं को जानती है, तो उसको बोला जाता है क्या? ऑपरेशनल स्टेज, संक्रियात्मक अवस्था। यही सही जवाब था, ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में बालक सिर्फ गिनती को गिनना और उनको बनाना जानता है। मात्रात्मक अवस्था में वो किसी ग्रुप में पर्टिकुलर क्वांटिटी की मात्रा बता सकता है। 4 बजे 4 बजे 4 बजे, ठीक है पूर्णिमा। और विभाजनात्मक अवस्था में वो क्या करता है? विभाजनात्मक अवस्था में बालक अपनी चीजों को विभाजित करने की कोशिश करता है। कैसे? जैसे लिखा 242, तो उसको कैसे लिख देगा वो? 243 को 200 + 40 + 3 ऐसे लिख देगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, आगे बढ़ते हैं। एक बचकाना सवाल आपके लिए। अगर 4 मग पानी से एक बाल्टी भर जाती है
तो ऐसी 5 बाल्टियां कितने मग पानी से भरेंगी? अगर 4 मग पानी से एक बाल्टी भर जाती है तो ऐसे 5 बाल्टियां कितने मग पानी से भरेंगी, ये आपको बताना है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है, 50, 25, 20 या फिर 21। दीजिएगा जवाब। सी। और कितना आसान सवाल था भाई, 4 मग पानी से एक बाल्टी भरती है तो 5 कितने में भरेंगी? आपने कहा सर इतना आसान सवाल काहे पूछ लिए। बढ़िया, आ हा हा, ये तो आनंद की प्राप्ति होगी सवाल में भाई, ये तो परमानंद की प्राप्ति होगी। चलिए बहुत अच्छी बात, ऐसे आनंद की प्राप्ति लगातार होती रहनी चाहिए सवालों में, तभी मजेदारी है। तो एक और सवाल आप पर जो भारी है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल गणित एक ऐसी स्थिति में होता है जहां ए, बच्चे सूत्रों के अभ्यास में शामिल होते हैं और उन पर कार्य प्रदर्शन और परीक्षाओं का दबाव रहता है। नंबर 2, गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का एक भाग होता है। नंबर 3, बच्चों को दैनिक अभ्यास के माध्यम से गणित सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चे श्रोता होते हैं और शिक्षक एक सक्रिय वर्णन करता होता है। ओके डन, बहुत बढ़िया, आपने कहा बढ़िया है। और इनमें से आप कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा जवाब, ऑप्शन बड़ी तेजी से मुझे मिल रहा है, बहुत बढ़िया, बी के गणित, बहुत बढ़िया, यानी किस स्थिति में होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया है। क्योंकि बच्चे सूत्रों के अभ्यास में शामिल होते हैं, उन पर कार्य प्रदर्शन का दबाव बना रहता है। आप बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, एनसीएफ के अकॉर्डिंग आप बच्चे पर दबाव नहीं बना सकते। माध्यम से सीखने बाध्य, आप किसी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते। और बच्चे श्रोता होते हैं, शिक्षक सक्रिय वर्णन करता, यह गलत है, क्योंकि बच्चे को सक्रिय होना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा सक्रिय नहीं होगा तो टीचर कितना भी सक्रिय हो जाए कुछ काम नहीं बनेगा। दोनों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे, जो एनसीएफ कहता है कि जो मैथमेटिक्स है ना, वो बालक के जीवन का भाग होना जरूरी है, दैनिक जीवन के भाग से रिलेट करके हम पढ़ाना चाहिए, यही हमारा एनसीएफ कहता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, एक और सवाल, अपहरण 11:45 से 2 घंटे 25 मिनट पहले कितना बजा होगा? यानी दोपहर के, ये पूछा है दोपहर, अपहरण मींस दोपहर, 1:45 से 2 घंटे 25 मिनट पहले कितना बजा होगा? पूर्वाहन 11:20, पूर्वाहन 12:10, अपहरण अपराहन 11:20 और अपराहन 12:10। What time would be it be 1:45 p.m. 2 hours 25 minutes ago? 11:20 a.m., 12:10 a.m., 11:20 a.m. और 12:10 p.m. ठीक है, करेक्ट, दीज आर द pms, am and these are pm। आपको पता है ना am pm का मीनिंग, am को बोलते हैं एंटी मेरिडियन, pm को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, ए मिल रहा है। देखो उसने बोला 11:45, तो इस सवाल को मैं ऐसे करता हूं, ध्यान से समझिएगा। 11:45, उसने 1:45 बोला तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने इसको रेलवे के टाइम में कन्वर्ट किया। और आप सभी जानते हैं जब हम रेलवे के टाइम की बात करते हैं, हम रेलवे के बारे में बात करते हैं, तो रेलवे अपने टाइम को हमेशा क्या करता है, 12 जोड़ के बताता है, ऐसे तो बताता है। तो अगर हम इसमें 12 में 1:45 जोड़ दें तो कितना हुआ, ये बना 13:45। इज इट क्लियर? 13:45, 13:45 की बात यहां पर हुई। उसने बोला 2 घंटे 25 मिनट पहले, यानी 13 घंटे 45 मिनट से 2 घंटे 25 मिनट पहले, 2 घंटे 25 मिनट पहले कौन सा समय होगा? 45 में से 25 गए तो कितना बचा, 20, और 13 में से 2 गए तो 11, और ये दोपहर से पहले आ गए तो यानी एएम। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? व्हाट विल राइट आंसर? आपने कहा राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज 11:20 AM, दैट इज द राइट आंसर इज ए। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल ले लिया जाए। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। मैं इधर ही हो जाता हूं खड़ा, क्योंकि उधर क्वेश्चन उधर पहुंच गए शायद।
उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों को व्यवस्थित करना केंद्रित किस पर होता है? ए, आंकड़ों को संग्रहण करने की विधियों पर, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण और व्याख्या पर, केवल आंकड़ों का व्याख्या पर, केवल आंकड़ों के वर्गीकरण पर। किस पर होता है ये आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से आप मुझे इसका आंसर देंगे। उच्च प्राथमिक बात कर रहा हूं, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, प्रश्न को पढ़ते समय इस बात को जरूर याद रखिएगा, प्रश्न के बारे में किस बारे में बात हो रही है। ये 6 से 8 के बारे में बात हो रही है। ओके, ओके, गुड। बी, बढ़िया। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर तो बालक सिर्फ आंकड़ों को इकट्ठे कर सकता है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक जो है वो आंकड़ों को संग्रहण भी कर सकता है, उनको वर्गीकरण भी कर सकता है, उनकी व्याख्या भी कर सकता है। यानी राइट ऑप्शन इज बी। तो ये सेशन आपको समझ में आया होगा पूरा, ये सवाल आपको, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को बड़ी मजबूती के साथ, आसानी के साथ पढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे, है ना। तो एक सवाल अब नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी धमाकेदार वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें वीडियो को। मैं लाइक का इंतजार देखूंगा, आप लाइक कितना करते हैं। और साथ में बेल आइकन को प्रेस दबा करके घंटा भी टन टन बजा दे, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।